गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे हो, अपनी दिवाली की तैयारी अच्छे से कर रहे हो और साथ में जो पेपर आ रहे हैं दिसंबर अटैम्प्ट उसकी भी तैयारी काफ़ी अच्छे से चल रही होगी। गाइस यहाँ पे आज हम लोग पार्ट सी पढ़ेंगे, मतलब पार्ट सी किसका, ईबीसीएल का। ईबीसीएल में 3 पार्ट होते हैं, पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी। आज हम जो पढ़ेंगे वो पार्ट सी पढ़ेंगे और पार्ट सी का 23rd चैप्टर पढ़ेंगे, दैट इज पार्टनरशिप एक्ट। पार्टनरशिप की मेरी ऑलरेडी 2 वीडियोस आ चुकी है, तो आप लोगों ने वो देख ली होगी आई होप, और नहीं देखी है तो अब जाके देख लो, कौन सी बहुत लेट हुई है। गाइस यहाँ पे आज हम पढ़ेंगे पार्ट 3। मेरे जो नोट्स है वो बिल्कुल कंप्लीट है, इनफ है। अगर आप लोगों ने 2 से 3 बार वीडियो देख ली तो बहुत है यार, ज़्यादा इतने मेहनत लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। आराम से अपनी दिवाली इंजॉय करो और साथ में अपनी पढ़ाई भी करो। तो स्टार्ट करते हैं आज हमारा पार्ट सी, अथॉरिटी ऑफ अ पार्टनर। एक पार्टनर की क्या अथॉरिटी होती है। अगर कोई पार्टनरशिप बिजनेस में पार्टनर काम कर रहा है, अभी तक वैसे हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, हम लोग टाइप्स ऑफ पार्टनर पढ़ चुके हैं, हम लोग टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप पढ़ चुके हैं, हम लोग राइट्स ड्यूटीज ऑफ पार्टनर पढ़ चुके हैं, पार्टनरशिप डीड पढ़ चुके हैं। अब पढ़ेंगे हम लोग अथॉरिटी ऑफ अ पार्टनर। तो एक पार्टनर की क्या अथॉरिटी होती है। अथॉरिटी बोले तो उसके पास क्या क्या हक होते हैं काम करने के। तो 2 तरीके की अथॉरिटी होती है पार्टनर के पास। एक होती है एक्सप्रेस अथॉरिटी, जो उसके पार्टनरशिप डीड में लिखी हो या फिर बाय वर्ड्स बोली हो। एक्सप्रेस मतलब या तो बाय वर्ड्स बोली हो या फिर लिखी हुई हो, ठीक है। एक होती है इम्प्लाइड अथॉरिटी। इम्प्लाइड अथॉरिटी बोले तो जो कि पार्टनर ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में यूज करेगा, चाहे लिखी हो चाहे नहीं लिखी हो। तो पार्टनर की 2 तरीके की अथॉरिटी होती है, एक होती है एक्सप्रेस अथॉरिटी, एक होती है इम्प्लाइड अथॉरिटी। एक्सप्रेस अथॉरिटी बोले तो जो बोल के करियो या फिर जो लिख के करियो, और इम्प्लाइड अथॉरिटी जो बाय कंडक्ट उसको ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में यूज करनी ही है। What do you mean by authority? अब अथॉरिटी होती क्या? It means the capacity of a partner to bind the firm by their act. मतलब अपने काम से वो कैसे फर्म को बाइंड करता है, वो एक्ट, वो क्या होती है, वो अथॉरिटी होती है। इट मीन्स कैपेसिटी, उसकी कितनी कैपेसिटी है कि वो फर्म को किस तरीके से बाइंड कर सकता है। एक्सप्रेस अथॉरिटी। अथॉरिटी इज सेड टू बी एक्सप्रेस व्हेन इट इज गिवन बाय वर्ड, स्पोकन और रिटन, मतलब बोल के या फिर लिख के करियो। The firm is bound by all the act of the partner done within the scope of his express authority. अगर पार्टनर अपने स्कोप में रह के काम कर रहा है, अपनी अथॉरिटी के स्कोप में रह के काम कर रहा है, तो वो जो भी काम करेगा उसके लिए फर्म बाइंडिंग है, फर्म उसके लिए लायबल है। Even if the act are not within the scope of partnership business, भले पार्टनरशिप बिजनेस में वो के अंदर आता हो या नहीं आता हो, लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड में उसको बोला गया है कि ये काम करना है तो उसके लिए वो बाइंड हो जाते हैं पार्टनर्स और साथ में बिजनेस भी। इम्प्लाइड अथॉरिटी, दिस इज नोन एज ऑब्स्टेंसिबल या फिर एप्रिएंट अथॉरिटी। ऑब्स्टेंसिबल या एप्रिएंटी, वापस बता रही हूँ, अथॉरिटी का मतलब होता है कि हम लोग अपने काम से दूसरों को कैसे बाइंड कर रहे हैं, हमारे पास कितनी पावर है काम करने की। अब काम करने की पावर 2 होती है, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। एक्सप्रेस मतलब बोल के या फिर लिख के, बोल के या फिर लिख के। इम्प्लाइड का मतलब होता है जो कि बाय कंडक्ट होगी, जो बाय कंडक्ट होगी, जो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में होगी। इसको ऑब्स्टेंसिबल और एप्रिएंट अथॉरिटी भी बोला जाता है। द इम्प्लाइड अथॉरिटी सब्जेक्ट टू फॉलोइंग कंडीशंस। द एक्ट इज डन रिलेट टू द नॉर्मल बिजनेस ऑफ द फर्म। तो ये नॉर्मल डे टू डे बिजनेस के लिए ये काम हो रहा होगा। द एक्ट मस्ट बी डन इन द यूजुअल वे, मतलब यूजुअल है, एक एक्स्ट्रा काम नहीं है, डे टू डे ऑर्डिनरी बिजनेस कोर्स ऑफ का ही एक्ट होगा, वो इम्प्लाइड अथॉरिटी होती है। द एक्ट मस्ट बी डन इन द नेम ऑफ द फर्म, जो भी आप काम करोगे वो फर्म के नाम पे करोगे, अपने पर्सनल नाम से नहीं करोगे। जैसे फर्म के नाम पे पार्टनर्स क्या कर सकते हैं, अपना बैंक अकाउंट खुलवा सकते हैं, तो बैंक अकाउंट खुलवाएंगे तो फर्म के नाम पे खुलना चाहिए, बिजनेस के नाम पे खुलना चाहिए, कोई पर्सनल पार्टनर के नाम पे नहीं होना चाहिए। आगे चलते हैं, इम्प्लाइड अथॉरिटी ऑफ अ पार्टनर बाय सेलिंग फर्म्स गुड्स। ऑब्वियसली पार्टनर है तो फर्म के गुड्स को तो बेचेगा। बाय परचेजिंग गुड्स फॉर द फर्म, बेचेगा तो खरीदेगा भी। बाय एक्सेप्टिंग एनी पेमेंट ऑफ डेब्ट ड्यू टू द फर्म, फर्म ने जिसको उधार दे रखा है, तो अगर कोई आपको पैसे देके जा रहा है तो आप फर्म के बिहाफ पे पैसा ले सकते हो। बाय इंगेजिंग एंड डिस्चार्जिंग एम्प्लॉयज को सैलरी वगैरह देना भी पार्टनर्स का काम है। अगर फर्म के नाम पे कोई सैलरी मांग रहा है तो आप उनको दे सकते हो।
इन द ट्रेडिंग अ पार्टनर हैज फॉलोइंग एडिशनल पावर। अगर आप डे टू डे ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपके लिए और क्या काम है? टू बोरो मनी ऑन द फर्म क्रेडिट एंड टू प्लेज फर्म गुड फॉर दैट पर्पज। अगर आप डे टू डे ट्रेडिंग कर रहे हो तो डे टू डे ट्रेडिंग के लिए आपको पैसा ज़्यादा चाहिए, तो आप लोग क्या कर सकते हो? उधार ले सकते हो मार्केट से और साथ में कोई गुड्स प्लेज भी कर सकते हो, गिरवी भी रखवा सकते हो। टू एक्सेप्ट मेक इशू नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इन द फर्म्स नेम। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? या तो बिल ऑफ एक्सचेंज या चेक। तो फर्म के नाम पे आप चेक वगैरह काट के दे सकते हो, और बाकी तो हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक चैप्टर में पढ़ेंगे। टू एम्प्लॉय अ सॉलिसिटर और अटॉर्नी ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म। तो फर्म के बिहाफ पे किसी लॉयर वगैरह को भी आप अपॉइंट कर सकते हो। एक्ट बियॉन्ड इम्प्लाइड अथॉरिटी। ऐसे कौन कौन से एक्ट है जिसको इम्प्लाइड अथॉरिटी नहीं माना गया? अगर आपने ये काम किया तो हम ऐसे नहीं बोल सकते कि आपने ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में किया और ये इम्प्लाइड अथॉरिटी है। तो ऐसे कौन कौन से एक्ट है जो विद इन द स्कोप ऑफ इम्प्लाइड अथॉरिटी नहीं आते, जो नॉर्मल डे टू डे बिजनेस में नहीं आते? तो चेक करते हैं। सबमिट अ डिस्प्यूट रिलेटिंग टू बिजनेस ऑफ द फर्म टू आर्बिट्रेटर। फर्म की किसी से लड़ाई हो गई, फर्म की किसी से लड़ाई हो गई और उसने क्या किया? उठा के आपने आर्बिट्रेटर को डिस्प्यूट कर दे दिया। भाई अगर आपको कोर्ट में जाना है या आर्बिट्रेटर के पास जाना है तो कम से कम दूसरे पार्टनर से तो पूछ लो। तो बिना दूसरे पार्टनर से पूछे और बिना एक्सप्रेस अथॉरिटी के आप ये काम नहीं कर सकते। ओपनिंग अ बैंक अकाउंट ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म इन हिज ओन नेम। अगर आप फर्म के नाम पे बैंक अकाउंट खोलते हो तो वो चलता है, लेकिन अपने ही नाम पे बैंक अकाउंट खोल दिया, अगर उस बैंक अकाउंट से कोई भी लायबिलिटी क्रिएट होती है तो वहां पे फर्म लायबल नहीं होती है। कॉम्प्रोमाइज और रिलिक्विश एनी क्लेम ऑन पोर्शन ऑफ द क्लेम बाय द फर्म। एग्जाम्पल लेते हैं। एक भोला भंडारी था, भोला भंडारी करे घोड़े की सवारी। एक भोला भंडारी था, करे घोड़े की सवारी। अब भोला भंडारी एक XYZ लिमिटेड फर्म के पास गया। भोला भंडारी एक XYZ लिमिटेड फर्म के पास गया और जैसे ही वो फर्म के पास गया तो फर्म ने उसको गुड्स बेचा उधार पे, और भोला भंडारी से फर्म मांगती थी 1 लाख रुपए। भोला भंडारी से फर्म कितने मांगती थी? 1 लाख रुपीज। अब भोला भंडारी थोड़े टाइम बाद इंसॉल्वेंट हो गया, तो उसने बोला मेरे पास पैसा नहीं है। उसने अपने हाथ खड़े कर दिए। उसने बोला अगर 1 लाख की जगह 60,000 लेने हैं तो ले लो, 1 लाख की जगह 60,000 लेने हैं तो ले लो। तो आप अकेले ये डिसीजन नहीं लोगे कि आपको 60,000 लेने हैं या नहीं लेने। आप क्या करोगे? दूसरे पार्टनर से कंसल्ट करोगे फिर लोगे। तो कॉम्प्रोमाइज और रिलिक्विश एनी क्लेम और पोर्शन ऑफ द क्लेम बाय द फर्म। विड्रॉ अ सूट और प्रोसीडिंग फाइल ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म। तो किस फर्म के बिहाफ पे अगर कोई केस लगा हुआ है तो उसको विड्रॉ नहीं कर सकते जब तक सारे पार्टनर्स की कंसेंट नहीं हो। तो अभी तक मैंने क्या क्या बताया कि कुछ ऐसी अथॉरिटीज़ होती है जो इम्प्लाइड नहीं है। अगर एक्सप्रेसली आपको दिए तो आप कर सकते हो, लेकिन इम्प्लाइडली आप वो नहीं कर सकते विदाउट एनी कंसेंट ऑफ अदर पार्टनर्स। तो पहला क्या था कि कोई डिस्प्यूट हुआ है और कोर्ट में जाके केस लगाया या फिर आर्बिट्रेटर के पास केस लगाया, तो आप नहीं लगा सकते बिना दूसरे पार्टनर्स की कंसेंट से। दूसरा, बैंक अकाउंट खुलवाया है अपने नाम से तो उसके लिए फर्म लायबल नहीं है अगर आपने दूसरे पार्टनर्स की कंसेंट नहीं ली। तीसरा, किसी का क्लेम छोड़ना, कॉम्प्रोमाइज़ करना, रीलिक्विश करना, छोड़ देना, वो भी अलाउड नहीं है बिना दूसरे पार्टनर्स की कंसेंट करने। और अगर कोई केस लगा हुआ है कोर्ट में उसको विड्रॉ करना, वो भी आप फर्म के बिहाफ पे नहीं कर सकते हो। तो अगर करना है तो दूसरे पार्टनर से कंसल्ट लेनी पड़ेगी। एडमिट एनी लाइबिलिटी इन द सूट और प्रोसीडिंग अगेंस्ट द फर्म। तो अगर आप लोगों ने फर्म के खिलाफ पे कोई केस वगैरह चल रहा है और आपने अकेले सारी लाइबिलिटी एडमिट कर दी कि हाँ फर्म ने ऐसा किया, तो आप ऐसा नहीं कर सकते जब तक दूसरे पार्टनर्स कंसल्ट ना दे दे। एक्वायर इमूवेबल प्रॉपर्टी। भाई इमूवेबल प्रॉपर्टी कितनी महंगी आती है, तो आप अपने आप कैसे ले सकते हो? वो जब तक आप लोग दूसरे पार्टनर से कंसल्ट नहीं करोगे तब तक नहीं ले सकते हो। ट्रांसफर इमूवेबल प्रॉपर्टी टू द फर्म। ना इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीद सकते हो ना इमूवेबल प्रॉपर्टी बेच सकते हो। एंटर इनटू पार्टनरशिप ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म। कोई दूसरी पार्टनरशिप में एंटर होगा फर्म के बिहाफ पे, वो भी नहीं होगा जब तक 100% दूसरे पार्टनर्स की कंसेंट नहीं होगी या फिर एक्सप्रेस अथॉरिटी हो आपके पास। तो एक बार यहाँ पे मैंने क्या पढ़ाया? मैंने पढ़ाया अभी तक कि आप फर्म के नाम पे, एक मिनट नेक्स्ट स्लाइड में भी देख लेते हैं, फर्म के नाम पे कोई भी केस आर्बिट्रेटर के पास नहीं लेके जा सकते जब तक आपके पास एक्सप्रेस अथॉरिटी नहीं है या जब तक कंसेंट नहीं मिल जाए। बैंक अकाउंट नहीं खुलवा सकते अपने नाम पे, किसी का क्लेम छोड़ नहीं सकते, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, केस विड्रॉ नहीं कर सकते,
कोई लाइबिलिटी एडमिट नहीं कर सकते किसी केस की, इमूवेबल प्रॉपर्टी ना एक्वायर कर सकते हो ना सेल कर सकते हो, ना ही पार्टनरशिप में एंटर हो सकते हो ऑन बिहाफ ऑफ फर्म, दूसरी पार्टनरशिप में एंटर नहीं होते। रिलेशन ऑफ पार्टनर, पार्टनर का दूसरे पार्टनर के साथ कैसा रिलेशन है, पार्टनर का फर्म के साथ कैसा रिलेशन है, पार्टनर का क्रेडिटर्स के साथ कैसा रिलेशन है, ये सब हम देखेंगे रिलेशन ऑफ पार्टनर्स में। तो पार्टनर का एक दूसरे के साथ कैसा रिलेशन है और थर्ड पार्टी के साथ कैसा रिलेशन है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे पार्टनर, रिलेशन ऑफ पार्टनर टू वन अनदर, एक दूसरे के साथ उनका कैसा रिलेशन है। एन अग्रीमेंट नॉर्मली प्रोवाइड म्यूचुअल राइट्स एंड ऑब्लिगेशन और ड्यूटीज ऑफ अ पार्टनर। जो पार्टनरशिप डीड बनती है, जो पार्टनरशिप अग्रीमेंट बनता है, उसमें साफ साफ लिखा होता है कि पार्टनर्स के क्या क्या राइट्स है एंड पार्टनर्स की क्या क्या ड्यूटी है, और उसी हिसाब से उन दोनों के रिलेशन डिसाइड होते हैं। Where, however, partnership arise by implication, अगर कुछ भी नहीं लिखा, where they do not exist, मतलब कोई अग्रीमेंट बना ही नहीं है, तो राइट एंड ड्यूटीज आर गवर्न बाय द एक्ट। जैसे एक्ट बोलता है, एक्ट क्या बोलता है, नो सैलरी, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो इंटरेस्ट ऑन लोन 6% पर एनम, तो वो सारे प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाएंगे। तो जर्नली अग्रीमेंट बनता है और म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटी अग्रीमेंट के हिसाब से होती है, लेकिन इन केस अग्रीमेंट नहीं है तो एक्ट में जो नॉर्मल अग्रीमेंट लिखा है बिल्कुल उसके हिसाब से डिसाइड होगी। रिलेशन ऑफ पार्टनर टू थर्ड पार्टी, तो थर्ड पार्टी कौन होगा, जिसके साथ फर्म डीलिंग कर रही है, उस थर्ड पार्टी के साथ पार्टनर्स का क्या रिलेशन है। सेक्शन 18, पार्टनर एजेंट होगा, मतलब पार्टनर पार्टनरशिप बिजनेस का एजेंट है, तो एजेंट है तो वो बिजनेस में जो भी काम करेगा थर्ड पार्टी के साथ, वो फर्म उसके लिए लायबल है, लेकिन बस ये याद रखना वो विद इन द स्कोप रह के काम करे, और इम्प्लाइड कर रहा है तो इम्प्लाइड वाली भी नॉर्मल डे टू डे बिजनेस वाली होनी चाहिए और कोई नहीं होनी चाहिए। In the case of partnership, each partner is a principal and each partner is a agent for one another. तो हर कोई पार्टनर एक दूसरे का प्रिंसिपल भी है, मतलब दूसरों को ऑर्डर दे भी सकता है, और एजेंट भी है, मतलब दूसरों से ऑर्डर ले भी सकता है। A partner is both a principal and as a agent. Thus, the general law of agency is incorporated into the law of partnership. तो एक जनरल लॉ ऑफ एजेंसी भी इनकॉर्पोरेट हो जाता है लॉ फंड। तो हर पार्टनर एक दूसरे का प्रिंसिपल भी है और एक दूसरे का एजेंट भी है, वो एक दूसरे को ऑर्डर दे भी सकता है, एक दूसरे से ऑर्डर ले भी सकता है, और दोनों प्रिंसिपल और एजेंट है, इसीलिए लॉ ऑफ पार्टनरशिप में लॉ एजेंसी आती है। द एक्ट ऑफ एवरी पार्टनर बाइंड द फर्म एंड इट्स पार्टनर, तो सारे जो काम है पार्टनर के एक्ट के, वो पार्टनर को भी बाइंड करते हैं और फर्म को भी बाइंड करते हैं, अनलेस कब नहीं करेंगे, तो एक्सेप्शन देख लेते हैं। द पार्टनर सो एक्टिंग हैज नो अथॉरिटी टू एक्ट फॉर द फर्म इन दैट मैटर, अगर पार्टनर अपनी अथॉरिटी से ज़्यादा रह के काम करे, अपनी अथॉरिटी से बियॉन्ड रह के काम करे, तो वहाँ पे वो लायबल नहीं है, फर्म उसके लिए लायबल नहीं है, फर्म नहीं मानेगी उसका। The person with whom he is dealing know that he has no authority, अगर किसके साथ थर्ड पार्टी के साथ वो डील कर रहा है, थर्ड पार्टी को ये बात पता है कि उसको उसकी कोई डीलिंग, मतलब ये कोई अथॉरिटी में काम रह के नहीं कर रहा है, तो फिर वहाँ पे वो लायबल नहीं है, वहाँ पे फर्म उसके लिए लायबल नहीं। याद रखना, पार्टनर अपना काम कर रहा है बियॉन्ड द स्कोप ऑफ अथॉरिटी, और ये बात जिस पर्सन के साथ आप डील कर रहे हो उसको भी पता है, फिर भी वो करवा रहा है डीलिंग, तो वहाँ पे पार्टनर पर्सनली लायबल है, फर्म उसके लिए लायबल नहीं। और does not know to believe him to be partner, ठीक है, या फिर उसको थोड़ा शक वक है, तो शक वक है तो भी उसको कंफ्यूजन क्लियर करके फिर ही डीलिंग करनी चाहिए। एक्सटेंट ऑफ पार्टनर लायबिलिटी, पार्टनर्स की लायबिलिटी कब बढ़ जाती है। All partners are liable jointly and severally for all acts and omission binding on the firm, including liability arising from contract as well as tort. तो सारे के सारे पार्टनर पर्सनली लायबल भी है और जॉइंटली लायबल भी, मतलब वो आपस में एक दूसरे के साथ भी लायबल है, लेकिन अगर 4 पार्टनर है A, B, C, D और D भाग जाए, 4 पार्टनर है A, B, C, D और D भाग जाए, तो D अगर भाग गया है तो उसके लिए सारे पार्टनर जॉइंटली लायबल है। A, B, C तीनों भाग गए, अकेला D बचा है तो D पर्सनली लायबल होगा, तो वो लोग जॉइंटली भी लायबल है प्लस पर्सनली भी लायबल है, मतलब सारी लायबिलिटी पर्सनली भी क्रिएट होगी। ये लायबिलिटी कहाँ से आती है, ये लायबिलिटी आती है उनके कॉन्ट्रैक्ट से या फिर एज वेल एज टॉर्ट से आती है।
दिस इज नोन एज द लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर फॉर द एक्ट ऑफ द फर्म। तो फर्म के लिए अगर वो कोई भी काम करते हैं तो उसकी लाइबिलिटी पार्टनर के लिए ऊपर आती है। अगर फर्म बर्बाद हो जाए और फर्म की लाइबिलिटी मतलब फर्म का लोन ज़्यादा है तो पार्टनर्स अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी बेच के भी वो लोन चुकाएंगे। तभी कहते हैं यहाँ पे लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। द एक्ट मस्ट हैव बीन डन इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द बिजनेस ऑफ द फर्म। फर्म के नाम पे एक्ट हुआ और फर्म ने अपने ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में एक्ट कराया तो अब पार्टनर उसके लिए पर्सनली भी लायबल है और जॉइंटली भी लायबल है। तो वापस बता देती हूँ, पार्टनर्स की जो लायबिलिटी वो जॉइंटली भी आती है और सेवरली भी आती है। जॉइंटली भी आती है और सेवरली भी आती है। पार्टनर सारे एक्ट के लिए लायबल है, लेकिन वो एक्ट ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में होना चाहिए, फर्म के नाम पे होना चाहिए। लायबिलिटी ऑफ फर्म फॉर टॉर्ट। Every partner is liable for the negligence and fraud of the other partner in the course of management of business। अगर किसी पार्टनर की लापरवाही की वजह से फर्म को लॉस हो रहा है या किसी पार्टनर ने फर्म के साथ फ्रॉड की है, दोनों बातों में अलग है। देखो, नेग्लिजेंस किसी से भी हो सकती है, गलती किसी से भी हो सकती है, फ्रॉड जानबूझ के होता है। तो चाहे आपने गलती की हो, चाहे आप लोगों ने फ्रॉड किया हो, अगर आपने ऐसा किया है तो उससे अगर कोई लाइबिलिटी क्रिएट होती है तो आप उसके लिए पर्सनली लायबल हो, उसके लिए फर्म के लिए आप पर्सनली लायबल हो। द फर्म इज सिमिलरली लायबल व्हेन द पार्टनर कमिट अ टॉर्ट विद द अथॉरिटी ऑफ हिज को पार्टनर। तो पार्टनर फर्म के लिए आप लायबल हो जाओगे। If the partner of firm within the scope of his apparent authority receive the property of third person, misapplied it while in the firm custody, a partner misapplied it. In the case, the firm is liable to make good the loss. वापस सुनते हैं। देखो, सबसे पहला अगर पार्टनर ने नेग्लिजेंस किया है, फ्रॉड किया है, तो उसके लिए पार्टनर पर्सनली लायबल है, ये होता है टॉर्ट। दूसरा, पार्टनर्स ने कमेंट किया है कोई टॉर्ट तो उसके साथ दूसरे पार्टनर्स मतलब अगर दो कोई जुड़े हुए हैं तो सब लायबल होंगे। थर्ड, मैंने आपको बताया कि अगर पार्टनर ने इफ़ अ पार्टनर या फर्म अपनी स्कोप में रह के किसी थर्ड पार्टी की प्रॉपर्टी लेके आई और उस थर्ड पार्टी की प्रॉपर्टी को गलत यूज़ किया और फर्म की कस्टडी में है तो फर्म उस थर्ड पार्टी के लिए लायबल है, लेकिन फर्म फिर पार्टनर से रिकवर करी। तो अगर कोई भी पार्टनर या कोई भी फर्म थर्ड पार्टी की प्रॉपर्टी लेके आया और फर्म की कस्टडी में प्रॉपर्टी है, फिर पार्टनर ने उसको मिस अप्लाई किया तो थर्ड पार्टी के लिए तो फर्म लायबल है, लेकिन पार्टनर्स फर्म के लिए लायबल हो जाएंगे। चेंज इन द फर्म कब देखो, दो तरीके की बात होती है। एक होता है फर्म में चेंज आना, एक होता है बिजनेस ही बंद हो जाना। एक होता है फर्म में चेंज होना, एक होता है बिजनेस बंद हो जाना। एक होता है फर्म में चेंज आना, एक होता है बिजनेस बंद। तो फर्म में कब चेंज आता है? फर्म में कब चेंज आता है? जब कोई नया पार्टनर आता है, जब कोई पार्टनर रिटायर होता है, या फिर कभी कोई पार्टनर की डेथ हो जाती है तो नई फर्म बनती है। तो चेंजेस कब कब आते हैं फर्म में? या तो कोई नया पार्टनर आता है, या फिर उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है, या पार्टनर रिटायर होता है, या पार्टनर की डेथ हो जाती है। क्लियर? लेकिन फर्म क्लोज कब होती है? कम क्लोज होती है जब बिजनेस ही डिसकंटिन्यू होता है। द फॉलोइंग चेंजेस इन द पार्टनरशिप फर्म, देखो क्या क्या चेंजेस आता है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म, फर्म नई बनती है। नेचर ऑफ बिजनेस एंड अंडरटेकिंग में चेंज आ सकता है, या ड्यूरेशन ऑफ फर्म में चेंज आ सकता है। तो फर्म नई तरीके से बन सकती है, बिजनेस के नेचर में चेंज आ सकता है, या फिर पार्टनरशिप बिजनेस 10 साल के लिए बनी तो 10 साल से ज़्यादा के लिए काम कर रहे हो तो उसको चेंज कर सकते हो। अ चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म टेक प्लेस। अब चेंजेस कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे आता है, उसके स्ट्रक्चर में कैसे चेंज आता है, कब कब आता है? ये देखो, जब नया पार्टनर आता है, देखो नया पार्टनर आता है तो वो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकलेगा। क्यों निकलेगा? क्योंकि जब नया पार्टनर आता है तो वो नया क्या लेके आता है? गुडविल लेके आता है, वो कैपिटल लेके आता है, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है। पार्टनर रिटायर होता है तो जब वो जाता है तो वो गुडविल के पैसे लेके जाता है, वो कैपिटल के पैसे लेके जाता है। तो जब वो जा रहा है तो वो सब कुछ लेके जा रहा है, तो बिजनेस में चेंज तो आना ही है। अ पार्टनर इज एक्सप्लेन फ्रॉम द फर्म, उसको निकाला जा रहा है। जर्नली देखो, किसी को भी एक्सप्लेन नहीं कर सकता, कोई भी फर्म में पार्टनर को एक्सप्लेन करना अलाउ नहीं है। लेकिन पार्टनर ने कोई फ्रॉड किया है और ये चीज़ लिखी हुई है डीड में कि इस कंडीशन में हम पार्टनर्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो फिर कर सकते हैं।
अ पार्टनर इज अजर्ज एज इंसॉल्वेंट, गरीब हो गया पार्टनर, गरीब चंद हो गया, तो उसने लोगों के साथ धोखा किया है, तो फिर उसको निकाल दिया जाता है फर्म से। और जब उसको निकाल दिया जाता है तो वहाँ पे फर्म में कुछ ना कुछ चेंज आता है, क्योंकि फिर वो फिर प्रॉफिट शेयर रिलेशन चेंज होता है, नई बैलेंस शीट बनती है, नया पीएनएल बनता है। और आई थिंक आप लोगों को ये चीज़ अच्छे से आती भी होगी गाइस, क्योंकि आप लोगों ने 12th पढ़ी है यार, तो 12th पढ़ी है तो 12th में समझा होगा। नेक्स्ट, पार्टनर्स की डेथ हो जाती है, तो पार्टनर्स की डेथ हो जाती है तो उसके घर वाले उसका हिस्सा लेके चल जाते हैं, फिर नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकलता है, नई गुडविल निकलती है, नया कैपिटल निकलता है। चेंज इन द नेचर ऑफ बिजनेस, बिजनेस में कब कब चेंज आता है, तो बिजनेस में कब कब आएगा देखते हैं। इट कैन ओनली बी ब्रॉट विद द कंसेंट। देखो मैंने बताया था सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है, कॉन्स्टिट्यूशन में बता दिया एडमिशन हो गया, रिटायरमेंट हो गया, डेथ हो गई, इंसॉल्वेंसी वाला केस हो गया, या फिर उसको निकाल दिया। चेंज इन द नेचर ऑफ बिजनेस, नेचर ऑफ बिजनेस बोले तो बिजनेस के नेचर में कब चेंज आता है, तो इट कैन ओनली बी ब्रॉट अबाउट बाय द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स, सारे पार्टनर्स की कंसेंट से बिजनेस में चेंज आ सकता है। Thus, a partnership formed for a definite purpose agreed upon at the time of formation of partner. जब भी हम लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हम लोग ये डिसाइड कर लेते हैं कि हमें कौन सा बिजनेस करना है। जब भी हम लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हम लोग ये डिसाइड करते हैं हमें कौन सा बिजनेस करना है। तो वो बिजनेस आप लोग वैसे नहीं चेंज कर सकते, लेकिन सारे पार्टनर्स अगर इसकी कंसर्न देते तो चेंज हो सकता है। कैन नॉट डिपार्ट फ्रॉम द अग्रीड पर्पस विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर, तो बिना सारे पार्टनर्स की कंसेंट के आप बिजनेस में चेंजेस नहीं ला सकते, लाना है तो 100% कंसेंट में लाओ। अब आ जाता है कॉन्स्टिट्यूशन की बातें। थर्ड ड्यूरेशन का था, ड्यूरेशन मतलब पहले 5 साल के लिए बनी थी, अब 7 साल के लिए हो गई है ना, तो 3 तरीके से चेंजेस हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन, बिजनेस के पर्पस में और ड्यूरेशन में। तो ड्यूरेशन पढ़ने की इतना कोई ज़रूरी नहीं। अब पढ़ते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। एडमिशन ऑफ पार्टनर, एडमिशन का मतलब होता है जब कोई नया पार्टनर बिजनेस में आता है। When new partner admit into the existing business, जब नया पार्टनर कोई पुराने बिजनेस में आता है, दैट इज एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। न्यू पार्टनरशिप फॉर्म, फिर नई पार्टनरशिप बनती है पूरी, ओल्ड पार्टनरशिप कम टू द एंड, और पुरानी पार्टनरशिप खत्म हो जाती है, क्योंकि फिर सारे प्रॉफिट शेयर रेशियो चेंज होते हैं, सारी पीएनएल बैलेंस शीट सब चेंज होती है। लायबिलिटी ऑफ एन इनकमिंग पार्टनर, अब मुझे बताओ आज अगर मैं किसी बिजनेस में जाऊं, तो मैं कि उस बिजनेस के लिए कैसे लायबल हूँ, आज से लायबल होंगी, या फिर जो लायबिलिटी उन लोगों ने पहले लॉसेस इंकर करी है उसके लिए भी मैं लायबल होंगी। बताओ, आप बताओ तो मैं किस चीज़ के लिए लायबल होंगी, मैं उस चीज़ के लिए लायबल होंगी जो आज के बाद होगा। क्यों? क्योंकि मैं तो आज आई हूँ ना, मैं तो आज आई हूँ। आज से पहले उन्होंने क्या किया मुझे उससे क्या मतलब, आज से पहले उन्होंने क्या किया मुझे उससे क्या मतलब, वो कुछ भी करे उससे मुझे क्या मतलब। तो लायबिलिटी ऑफ एन इनकमिंग पार्टनर, एज अ जनरल रूल an incoming partner is not liable for the debt incurred before he joined the firm as a partner. आज मैंने फर्म ज्वाइन की है तो मैं आज के आने के बाद जितनी भी लायबिलिटीज इंकर होगी उसके लिए लायबल होंगी ना, या पीछे वाली के लिए भी लायबल होंगी, पीछे वाली के लिए तो नहीं होंगी। तो जर्नली मैं पीछे वाली के लिए लायबल नहीं होंगी, लेकिन मैं खुद ही कह रही हूँ हाँ मैं लायबल हूँ, मैं खुद ही बोल रही हूँ हाँ मैं तो लायबल हूँ, हाँ मैं तो लायबल हूँ। तो फिर भाई सामने वाले को क्या बुरा लगेगा अगर मैं लायबल हो जाऊंगी तो। The incoming partner may however assumed for past liability, वो खुद ही बोल रहा है मैं लायबल हूँ पास्ट लायबिलिटी के लिए, वो खुद ही बोल रहा है मैं लायबल हूँ पास्ट लायबिलिटी के लिए, तो हो जाओ भाई। बाय नोविएशन का मतलब यहाँ पे एक अग्रीमेंट होता है, न्यू अग्रीमेंट होता है जिसमें 3 पार्टीज बैठती है। 3 पार्टीज कौन कौन बैठेगी, हमारा क्रेडिटर मतलब जिससे पैसे देने हैं, हमारा एग्जिस्टिंग पार्टनर्स और इनकमिंग पार्टनर। ध्यान से सुनना, फर्म ने 1 करोड़ का लोन ले रखा है पीएनबी बैंक से, उसके लिए फर्म में 3 पार्टनर थे ए बी सी और तीनों लायबल है। फर्म ने 1 करोड़ का लोन ले रखा है पीएनबी बैंक से, तो 3 पार्टनर है ए बी सी, वो तीनों लायबल है। अब डी आया, डी कहता है मैं भी लायबल हूँ, डी खुद ही कह रहा है मैं 5 चीज़ों के लिए लायबल हूँ। तो अगर डी 5 चीज़ों के लिए लायबल है तो वहाँ पे
तीन पार्टीज के बीच में होगा, पुराने पार्टनर्स साइन करेंगे कि हाँ नया पार्टनर भी पुरानी चीज़ों के लिए लायबल है, नया पार्टनर भी बोलेगा हाँ मैं पुरानी चीज़ों के लिए लायबल, साथ में जिससे लोन लिया है वो भी तो राजी है कि हाँ मैं इसको लायबिलिटी दे सकता हूँ, तो वो भी लायबल। तो तीन पार्टीज में अग्रीमेंट होगा, दैट इज नोविएशन। नोविएशन का मतलब होता है पुराने अग्रीमेंट को काटा जाएगा जहाँ पे लिखा है कि ए बी सी लायबल है, और नया अग्रीमेंट बनाया जाएगा जिसमें लिखा होगा ए बी सी और डी चारों लायबल है। रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, रिटायरमेंट का मतलब होता है ये एडमिशन खत्म हो गया, एडमिशन का मतलब होता है नया पार्टनर आना, नया पार्टनर आता है तो उसकी लायबिलिटी आने के बाद क्रिएट होती है। लेकिन अगर वो खुद कह रहा है कि मैं लायबल हूँ तो ट्रिपलेट मतलब तीन पार्टीज के बीच में अग्रीमेंट होगा, क्रेडिटर, पुराने पार्टनर्स और नया पार्टनर्स। अब आ जाता है रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। रिटायरमेंट का मतलब होता है पार्टनर जा रहा है, टाटा बाय बाय मैं अब आराम करूंगा और हसीन वादियों में जाके रहूंगा, मैं आराम करूंगा और हसीन वादियों में रहूंगा, मैं रिटायर हो रहा हूँ। तो रिटायर होगा तो वो क्या लेके जाएगा, वो गुडविल का पैसा लेके जाएगा, वो अपने कैपिटल का पैसा लेके जाएगा। अ पार्टनर हैज टू राइट टू रिटायर फ्रॉम द फर्म आफ्टर गिविंग ड्यू नोटिस इन एडवांस। तो नोटिस देगा कि टाटा बाय बाय मेरे को जाना है। ओल्ड पार्टनरशिप कम टू एंड, पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी पुरानी और नई पार्टनरशिप बचेगी। जैसे ए बी सी थे तो सी बोलता है मैं जा रहा हूँ टाटा बाय बाय, तो ए और बी अब पार्टनर रह गए तो उनके बीच में नई पार्टनरशिप बनेगी, पुरानी ए बी सी वाली खत्म हो जाएगी। लायबिलिटी ऑफ एन ऑनगोइंग पार्टनर, अब ऑनगोइंग पार्टनर आज जा रहा है टाटा बाय बाय मैं तो जा रहा हूँ, तो पुराने जितने भी काम उसने किए, पुराने जितने भी काम उसके लिए किए उसके लिए वो लायबल है, उसके लिए वो लायबल है। लेकिन आज के बाद जितनी भी लायबिलिटी होगी उसके लिए वो लायबल नहीं है। जबकि नया वाला आ रहा है तो आने के बाद वाली लायबिलिटी उसकी, पुरानी उसकी नहीं है। लेकिन रिटायरमेंट में पुरानी लायबिलिटीज जितने भी उसने काम किए उसके लिए वो लायबल है और नए के लिए वो लायबल नहीं है। As outgoing partner remain liable for the partnership debt contracted when he is a partner, तो जब वो पार्टनर था और उसने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया तो उसके लिए वो लायबल है। He may however be discharged by novation by an agreement between himself, new firm and the creditor। वो अपनी लाइबिलिटीज को खत्म कर सकता है अग्रीमेंट करके कि भाई आज मैं जा रहा हूँ, आज के बाद मैं लायबल नहीं हूँ। तो इसमें कौन साइन करेंगे, सारे पार्टनर साइन करेंगे, जो रिटायर्ड हो रहा है वो भी साइन करेगा, प्लस जितने क्रेडिटर है वो भी उसको छोड़ेंगे कि हाँ ठीक है तू जा, अब तेरी लायबिलिटी नहीं है, तब जा सकता है। और ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई किसी को फ्री में छोड़ दे, तो फ्री में नहीं छोड़ता, वो कुछ पैसे दे के चला जाएगा, अपनी लायबिलिटी खत्म करके जाएगा, अपना सारा हिसाब किताब खत्म करके जाएगा। He may however continue to be liable after retirement। जनरली रिटायरमेंट के बाद वो लायबल नहीं होता, जनरली रिटायरमेंट के बाद वो लायबल नहीं होता। लेकिन रिटायरमेंट कर रहे हो बेटा, आप रिटायरमेंट कर रहे हो तो कम से कम पब्लिक नोटिस तो दो। अगर रिटायर्ड हो रहे हो तो पब्लिक नोटिस दो, तो पब्लिक नोटिस जब तक नहीं देते तब तक आप लायबल हो। He may however continue to be liable after retirement if he allows himself to be held liable out of the partner। मतलब उसने अपने नाम से बोला कि मैं आने वाले टाइम के लिए भी लायबल हूँ, तो ठीक है तू खुद ही बोल रहा है तो लायबल है। जनरली रिटायरमेंट पार्टनर पुरानी लायबिलिटीज के लिए लायबल होता है, नए के लिए नहीं होता। लेकिन अगर वो खुद कह रहा है कि मैं लायबल हूँ तो ठीक है, तू लायबल है तो तू कर ले। साथ में अगर उसको पुरानी लायबिलिटी से छूटना है तो वो 3 अग्रीमेंट करेगा, मतलब ट्रिपलेट अग्रीमेंट होगा। पहला जिससे पार्टनर और पुराने पार्टनर और रिटायरमेंट पार्टनर प्लस थर्ड पार्टी तीनों मिलके एक अग्रीमेंट साइन करेंगे कि पुराना पार्टनर जो रिटायर्ड हो रहा है वो अब किसी भी चीज़ के लिए लायबल नहीं है। राइट्स ऑफ एन आउटगोइंग पार्टनर, अगर कोई पार्टनर जा रहा है तो वो क्या क्या लेके जाएगा ये देखते हैं। राइट टू कैरी ऑन कॉम्पिटिंग बिजनेस, अगर कोई पार्टनर जा रहा है रिटायर होके तो वो कॉम्पिटिंग बिजनेस कर सकता है, सेम टू सेम वैसा बिजनेस कर सकता है। राइट टू क्लेम शेयर ऑफ प्रॉफिट इफ अकाउंट आर नॉट सेटल, उसका जितना भी क्लेम बनता है अगर पुराने बचे हुए पार्टनर उसका पैसा नहीं दे रहे हैं तो या तो लोन मान के उस पर इंटरेस्ट दो। देखो कॉम्पिटिंग बिजनेस वो कर सकता है, लेकिन उसका जितना भी हिस्सा फर्म में बनता है तो अगर पुराने पार्टनर वो चीज़ नहीं दे रहे हैं तो या तो लोन मान के उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट दो 6% पर एनम, और अगर वो नहीं कर सकते हो तो कम से कम उसको आप प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कंटिन्यू रखो, ऐसे मानो कि वो अभी है इसमें। राइट टू कैरी ऑन कॉम्पिटिंग बिजनेस, every outgoing partner has a right to carry on competing business with following condition। तो कोई भी पार्टनर अगर रिटायर्ड हो रहा है तो आप सेम बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, सेम फर्म के साथ कंपटीशन कर सकते हो, कोई मनाही नहीं है, लेकिन कुछ कंडीशंस है। पहला वो काम
जो भी करेगा वो फर्म के नाम पे नहीं करेगा, अपना नया बिजनेस स्टार्ट करेगा, अपना नया नाम यूज करेगा। तो ही कैन नॉट यूज फर्म्स नेम, फर्म का नाम कहीं पे भी यूज नहीं होना चाहिए। ही कैन नॉट रिप्रेजेंट द फर्म, आप ऐसा नहीं बोलोगे हाँ हाँ वो तो बहुत फेमस फर्म है, वो तो मैं उसका पार्टनर था, अब मैंने नया बिजनेस स्टार्ट किया। मान लो एक लॉयर्स की फर्म है, आप वहाँ से रिटायर हो रहे हो और वो फर्म बहुत फेमस, तो आप दूसरे क्लाइंट्स को ये नहीं बोल सकते हाँ हाँ वो फर्म, उसमें तो मैं पार्टनर था, अब मैंने अपना खोला है तो आप यहाँ पे आके बिजनेस करो। ऐसा नहीं, ना तो आप फर्म का नाम लोगे, ना अपने आप को फर्म से रिप्रेजेंट करोगे। ही कैन नॉट सॉलिसिट द फर्म कस्टमर, फर्म के कस्टमर्स को भड़काओगे नहीं, ना ही उनको अपनी तरफ लेके आओगे। राइट टू क्लेम शेयर ऑन प्रॉफिट इफ अकाउंट आर सेटल, मैंने बोला था रिटायरिंग पार्टनर के पैसे उसको दे दो, अगर उसके पैसे उसको नहीं देते तो उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो या तो कंटिन्यू रखो या फिर उसका पैसा लोन मान के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट दो। तो देखते हैं, एन आउटगोइंग पार्टनर्स हुज अकाउंट आर नॉट सेटल्ड एंटाइटल एनी ऑफ द फॉलोइंग, जो जा रहा है टाटा बाय बाय मैं जा रहा हूँ, तो जो जा रहा है वो क्या लेके जाएगा, पैसा लेके जाएगा। शेयर ऑफ प्रॉफिट एट्रीब्यूटेड टू हिज शेयर एंड कैपिटल आफ्टर हिज रिटायरमेंट, पैसा नहीं दे रहे हो तो पैसा नहीं दे रहे हो तो कम से कम उसके प्रॉफिट कंटिन्यू करो, या फिर इंटरेस्ट दे दो 6% पर एनम, अगर प्रॉफिट नहीं दे सकते तो लोन मान लो उसके पैसे को और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो। एक्सपल्शन ऑफ पार्टनर, अभी तक हमने क्या पढ़ा, एडमिशन और रिटायरमेंट, एडमिशन और रिटायरमेंट, अब पढ़ रहे एक्सपल्शन। एक्सपल्शन मतलब निकाल देना, पार्टनर को बिजनेस से निकाल देना। जनरली हम किसी भी पार्टनर को बिजनेस से नहीं निकाल सकते अनलेस एंड अनटिल ये चीज पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखी हो या फिर उस पार्टनर ने कोई फ्रॉड वगैरह किया हो। फोर कंडीशन, देयर इज अ एक्सप्रेस पावर ऑफ एक्सपल्शन इन द डीड, पार्टनरशिप डीड में एक्सपल्शन करने का राइट साफ साफ लिखा होना चाहिए। द पावर इज एक्सरसाइज बाय मेजोरिटी ऑफ पार्टनर, जैसे 4 पार्टनर तो 4 में से 3 कह रहे हाँ निकालो, मान लो चलो छोड़ो 4 नहीं 8 पार्टनर है, 8 में से एक को निकालना है और 8 में से 6 बोल रहे निकालो, तो जो एक्सपल्शन होता है उसमें वोटिंग होती है और मेजोरिटी ऑफ पार्टनर अगर अग्री है सिंगल पार्टनर को निकालने के लिए तो निकाल सकते हो सकता है कि किसी पार्टनर ने फर्म को धोखा दिया तो उसको निकाल लो, लेकिन ये चीज़ आपके पार्टनरशिप डीड में लिखी हो, प्लस इस चीज के लिए मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर रेडी हो। पावर शुड बी एक्सरसाइज इन गुड फेथ, आपने कोई धोखाधड़ी नहीं किया, आप गुड फेथ में उसको निकाल रहे हो। अपॉर्चुनिटी टू मेक रिप्रेजेंटेशन, अरे जाने वाले को एक आखिरी अपॉर्चुनिटी तो देनी ही पड़ेगी, आखिरी निकालने से पहले उसको एक आखिरी अपॉर्चुनिटी तो देनी ही पड़ेगी। तो अपॉर्चुनिटी टू मेक रिप्रेजेंटेशन मस्ट बी गिवन टू पार्टनर हु इज बीइंग एक्सपर्ट, तो जिसको निकाल रहे कम से कम एक बार तो उसको बोलने का मौका दे दो। तो कैसे होगा, सबसे पहले ये एक्सप्रेस पावर लिखी होनी चाहिए, दूसरा मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर्स के लिए रेडी हो, गुड फेथ में काम हो और उसको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग रिप्रेजेंटेशन दिया जाए। पब्लिक नोटिस ऑफ एक्सपल्शन, अगर आप किसी पार्टनर को निकाल रहे हो तो कम से कम पब्लिक को तो बता दो, क्योंकि पब्लिक को कैसे पता चलेगा, और अगर पब्लिक को नहीं पता चलेगा उस पार्टनर ने कोई लोन वोन ले लिया तो बेटा फर्म लायबल हो जाएगी इसके लिए, तो इससे बेटर है पब्लिक को बता दिया जाए। इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर, इंसॉल्वेंसी मतलब पार्टनर गरीब चंद हो गया, फकीर चंद हो गया, उसने लोगों का पैसा खा लिया, तो जब उसने लोगों का पैसा खा लिया तो फर्म का वो पार्टनर कैसे रह सकता है। The estate of partner who become insolvent, not liable for firm debt, तो अगर कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है तो उसकी जो भी प्रॉपर्टी होती है वो फर्म के लिए लाइबल नहीं होती आफ्टर द डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ इंसॉल्वेंट। तो कोई भी पार्टनर अगर गरीब चंद है, फकीर चंद है, तो वो फर्म के लिए लाइबल नहीं है, उसकी प्रॉपर्टी फर्म के लिए लाइबल नहीं। लाइबल फॉर फर्म डेट बिफोर द ऑर्डर ऑफ इंसॉल्वेंसी, तो ऑर्डर देने के बाद प्रॉपर्टी लाइबल नहीं है, ऑर्डर देने से पहले जितनी भी लाइबिलिटीज हुई होगी उसके लिए फर्म, उसके लिए उसकी प्रॉपर्टी लाइबल है। तो ऑर्डर देने के बाद जितनी भी लाइबिलिटी फर्म की होगी उसके लिए उसकी प्रॉपर्टी लाइबल नहीं है, लेकिन ऑर्डर देने से पहले अगर उसकी कोई प्रॉपर्टी है तो फर्म उसके लिए वो मतलब फर्म की कोई लाइबिलिटी है तो फर्म उसकी प्रॉपर्टी फर्म के लिए लाइबल है। फर्म विल नॉट बी हेल्ड लाइबल फॉर द डीड ऑफ अ पार्टनर आफ्टर द डेट, अगर उस पार्टनर ने ऑर्डर के बाद भी कोई डीड्स करी फर्म के नाम पे तो फर्म भी उसके लिए लाइबल नहीं। तो ऑर्डर देने के बाद ना तो प्रॉपर्टी पार्टनर की फर्म के लिए लाइबल है, ना फर्म पार्टनर के लिए लाइबल है, लेकिन ऑर्डर देने से पहले लाइबिलिटी थी।
ही इज सीजेस टू बी पार्टनर इन द फर्म। अब आप पार्टनर हो गए और इसके लिए पब्लिक नोटिस देने की जरूरत नहीं। देखो एक्सपर्ट आप कर रहे हो, निकाल रहे हो, तो कम से कम पब्लिक नोटिस दे दो, लेकिन इंसॉल्वेंसी कोर्ट करता है और कोर्ट के लिए आपको पब्लिक नोटिस देने की जरूरत नहीं है। डेथ ऑफ अ पार्टनर, डेथ मतलब बेचारा मर चुका, बेचारा ऊपर पहुंच चुका, तो ऊपर पहुंच चुका तो ऊपर से उसकी लायबिलिटी दोगे क्या? नहीं, डेथ ऑफ अ पार्टनर में उसके सारे अकाउंट्स को सेटल कर दिया जाएगा और उसके घर वालों को पैसे दे दिए जाएंगे। अगर उसकी कोई लायबिलिटी क्रिएट होती है तो उसकी प्रॉपर्टी लायबल है, उसके घर वाले लायबल नहीं है, उसकी एस्टेट लायबल है। द एक्सटेट ऑफ अ पार्टनर, एक्सटेट मतलब स्टेट, स्टेट नहीं है भाई, ये कोई स्टेट नहीं है, एक्सटेट है। एक्सटेट मतलब प्रॉपर्टी ऑफ अ पार्टनर हु डाइज, जो मर चुका है, who become insolvent is not liable for the partnership debt after the date of death। तो डेथ के बाद जितनी भी प्रॉपर्टी होगा उसकी होगी, तो वैसे भी उसकी कोई प्रॉपर्टी होगी नहीं, तो वो लायबल नहीं है। इट विल हाउएवर बी लायबिलिटी फॉर डेट इंकर्ड बिफोर दैट, तो उसकी डेथ होने के बाद अगर फर्म कोई भी लायबिलिटी इंक्रियर कर रही है, उसकी पार्टनर की डेथ होने के बाद भी फर्म ने कोई भी लायबिलिटी इंकर्ड की है, उसके लिए पार्टनर लायबल नहीं है। लेकिन लायबिलिटी डेथ होने से पहले अगर कोई लायबिलिटी, डेथ होने के पहले का अगर कोई लायबिलिटी है तो उसके लिए उसकी प्रॉपर्टी लायबल है। यहाँ पे डेथ हुई है, इधर अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, इधर अगर कोई भी लायबिलिटी इंकर्ड हुई तो उसके लिए उसकी प्रॉपर्टी लायबल है। लेकिन उसकी डेथ होने के बाद अगर कोई भी लायबिलिटी इंकर्ड होती है तो उसके लिए उसकी प्रॉपर्टी लायबल नहीं है। अब पढ़ते हैं, हम लोगों ने पार्टनरशिप का चेंज देख लिया। पार्टनरशिप का चेंज देख लिया मतलब पार्टनरशिप में एडमिशन देखा हमने, फिर रिटायरमेंट देखा, उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने देखा इंसॉल्वेंसी, उसके बाद एक्सपर्ट देखा, उसके बाद हम लोगों ने देखा कि पार्टनर्स की डेथ कैसे होती है। ये सब में पार्टनरशिप में चेंज आता है, ये सब में पार्टनरशिप में चेंज आता है। अब हम पढ़ते हैं डिसॉल्यूशन। डिसॉल्यूशन का मतलब कब पार्टनरशिप बिजनेस ही खत्म हो जाएगा, कब ऐसा होगा जब पार्टनरशिप बिजनेस ही बंद हो दिया जाएगा। द डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बिटवीन ऑल द पार्टनर्स ऑफ द फर्म, सारे पार्टनर्स बोलते बिजनेस बंद करो, नहीं करना बिजनेस, इज कॉल्ड डिसॉल्यूशन ऑफ अ फर्म। अगर सारे पार्टनर्स ये बोलते हैं बिजनेस बंद करो, बिजनेस नहीं करना, तो उसको क्या बोलेंगे? डिसॉल्यूशन ऑफ अ फर्म। A dissolution does not necessarily follow because partnership has ceases to do business। अब हमें बिजनेस ही बंद करना पड़ेगा। For the partnership may continue for the purpose of releasing the asset। सिर्फ हम लोग सिर्फ वो काम करेंगे कि असेट को बेचेंगे, सारी लायबिलिटी चुकाएंगे और उसके बाद बिजनेस बिल्कुल ही बंद हो जाएगा। अब हम कोई बिजनेस नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ असेट बेच रहे हैं और लायबिलिटी चुका रहे हैं। डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप कब कब हो सकती है? तो टर्म फर्म बनी 5 साल के लिए, फर्म बनी 5 साल के लिए, 5 साल हो गए, बात खत्म, फर्म खत्म। कंप्लीशन ऑफ द एडवेंचर, किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए फर्म बनी, पर्पस पूरा, फर्म खत्म। तो किसी टाइम के लिए बनी, टाइम खत्म, बिजनेस खत्म। दूसरा पर्पस के लिए बनी, पर्पस पूरा हो गया, बिजनेस खत्म। डेथ ऑफ अ पार्टनर, पार्टनर की डेथ हो गई तो उसके लिए सारे पार्टनर्स की मान लो डेथ हो जाती है, या फिर सारे को छोड़ के एक को छोड़ के सारे की डेथ हो जाती है, तो भी बिजनेस बंद हो जाता है। क्यों? जैसे मान लो 4 पार्टनर है, पार्टी करने के लिए किस में गए? होटल में गए, आते वक्त उनका एक्सीडेंट हो गया, चारों की डेथ हो गई। तो जब चारों ही पार्टनर मर गए तो बिजनेस कौन करेगा? जब चारों ही पार्टनर मर गए तो बिजनेस कौन करेगा? दूसरा केस, अगर मान लो 4 में से 3 मर गए, सिर्फ एक बचा है, तो एक अकेला थोड़ी बिजनेस करेगा, तो बिजनेस को बंद करना पड़ेगा। रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, पार्टनर सारे रिटायर हो रहे हैं, 4 पार्टनर है A B C D, चारों के चारों रिटायर हो, तो बिजनेस बंद करो। या फिर 4 में से 3 रिटायर हो रहे हैं, एक अकेला बचा हुआ है, तो अकेला थोड़ी बिजनेस करेगा, फिर वो तो सोल प्रोप्राइटरशिप हो जाएगी या फिर 1 पर्सन कंपनी हो जाएगी, पार्टनरशिप तो खत्म हो जाएगी। इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर, सारे के सारे पार्टनर गरीब चंद हो गए, फकीर चंद हो गए, तो बिजनेस बंद हो जाएगा। या फिर एक को छोड़ के सारे गरीब चंद हो गए, फकीर चंद हो गए, तो फिर वहां पे भी क्या होगा? एक अकेला थोड़ी बिजनेस करेगा, तो बिजनेस बंद हो जाएगा। नोट, in all the above cases the remaining partner will continue the firm in pursuance of an agreement to that effect। तो अगर आप एक से ज़्यादा बचे हुए हैं तो वो अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मतलब काम कर सकते हैं। इफ़ दे डू नॉट कंटिन्यू तो डिसॉल्यूशन हो सकता है। डिसॉल्यूशन ऑफ द फर्म, अब फर्म का कब डिसॉल्यूशन होता है? जब हम लोग खुद करना चाहें, जब हम लोग खुद डिसॉल्यूशन करना चाहते हैं तो डिसॉल्यूशन हो सकता है, दैट इज वॉलेंट्री डिसॉल्यूशन। खुद हम लोग कह रहे हैं बिजनेस बंद करो, पार्टनर्स खुद कह रहे हैं बिजनेस बंद करो, तो वॉलेंट्री डिसॉल्यूशन होगा। लेकिन अगर पार्टनर नहीं कह रहे, कोर्ट कह रहा है कि बिजनेस बंद करो,
एक तो होता है पार्टनर्स कह रहे हैं, तो पार्टनर्स कह रहे हैं तो बिजनेस बंद हो सकता है। दूसरा पार्टनर्स नहीं कह रहे, कोर्ट कह रहा है, तो कोर्ट कह रहा है तो कोर्ट के हिसाब से भी बिजनेस बंद हो सकता है। वॉलंटरी डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, कब कब ऐसा होगा जब पार्टनर्स खुद की मर्जी से बिजनेस बंद करा सकते हैं। सबसे पहला म्यूचुअल अग्रीमेंट, 4 पार्टनर है, चारों की आपस में बनती नहीं है, चारों बोल रहे हैं बिजनेस बंद किया जाए। 4 पार्टनर है, चारों की आपस में बनती नहीं है, चारों बोलते हैं बिजनेस बंद, बिजनेस बंद, बिजनेस बंद, तो बिजनेस बंद कर दिया जाए। इंसॉल्वेंसी ऑफ ऑल द पार्टनर, या फिर एक्सेप्ट वन, सारे के सारे गरीब चंद हो जाए, या फिर सारे के सारे को, एक को छोड़ के सारे गरीब चंद हो जाए, तो अकेला थोड़ी बिजनेस करेगा। बिजनेस ही इलीगल हो गया, आप लोग ऐसा बिजनेस कर रहे हो जो गवर्नमेंट ने बोल दिया आपसे ये इलीगल है, तो बिजनेस बंद कर दिया जाए। नोटिस ऑफ डिसोल्यूशन, 4 पार्टनर है, 4 में से एक चाहता है कि बिजनेस बंद कर दिया जाए, तो वो सारे पार्टनर्स को नोटिस देगा कि क्या आप लोग भी अग्री हो हमसे कि बिजनेस बंद कर दिया जाए। म्यूचुअल अग्रीमेंट, अ फर्म में बी डिसॉल्व वेयर ऑल पार्टनर अग्री दैट इट शुड बी डिसॉल्व। आपस में 4 पार्टनर है, चारों की लड़ाई हो रही है, तो 4 सोचते हैं चलो बिजनेस ही बंद करते हैं, ना रहेगा बास ना रहेगी बांसुरी, बंद कर दो बिजनेस, तो बिजनेस बंद कर दो। By insolvency of all the partners except one, if all the partner except one become insolvent, गरीब चंद हो गए, A B C D, चारों पार्टनर से चारों के चारों क्या हो गए, गरीब चंद हो गए, या फिर A को छोड़ के B C D गरीब चंद हो गए, तो वहां पे बिजनेस बंद हो सकता है। बाय बिजनेस बिकम इलीगल, देखो कई बार ऐसा होता है कि कुछ बिजनेस पहले लीगल होता है, जैसे हमारे यहाँ पे कंट्री में लेड एक्सपोर्ट करना लीगल था, हमारे यहाँ पे कंट्री में लेड एक्सपोर्ट करना लीगल था, लेकिन एक बार एक नोटिफिकेशन आया और गवर्नमेंट ने बोला कि लेड एक्सपोर्ट नहीं किया जा सकता, लेड एक्सपोर्ट नहीं किया जा सकता, तो बिजनेस एकदम से क्या हो गया, इलीगल हो गया। तो पहले तो एक्टिविटी लीगल थी, अब वो इलीगल हो गई, अब वो इलीगल हो गई तो बिजनेस बंद कर दिया जाए। ड्यू टू सब्सटीक्वेंट इवेंट, कुछ अलग से इवेंट कर दिया हम लोगों ने, या कोई गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन आ गया, सच एज चेंज इन लॉ, इट ऑटोमेटिकली या फिर कंपल्सरी डिसोल्यूशन बाय द ऑपरेशन ऑफ लॉ, तो लॉ में चेंज आने की वजह से हमें बिजनेस बंद करना पड़ सकता है। जैसे मैं बताऊँ तो पहले ना हुक्का लीगल था, अब थोड़े टाइम से पहले बोल दिया है हुक्का इलीगल है, तो हुक्का में जो भी बिजनेस कर रहे हैं वो उनकी पार्टनरशिप बंद हो जानी चाहिए। बाय नोटिस ऑफ डिसोल्यूशन A B C D, चारों पार्टनर है, चारों पार्टनर है। अब डी कहता है यार A B C है ना, मुझे प्रॉफिट नहीं दे रहे, मैं चाहता हूँ ये बिजनेस ही बंद हो जाए, तो वो A B C को नोटिस भेजेगा कि मैं चाहता हूँ ये बिजनेस बंद कर दिया जाए। वेयर द पार्टनरशिप इज विल का मतलब होता है अपनी मर्जी से वो लोग पार्टनरशिप कर रहे हैं। द फर्म में बी डिसॉल्व एट एनी टाइम बाय एनी पार्टनर गिविंग नोटिस इन राइटिंग टू ऑफ हिज इंटेंशन टू डिसॉल्व द फर्म। तो अब एक पार्टनर बाकी सारे पार्टनर्स को नोटिस दे सकता है कि मेरा ये इंटेंशन है कि मैं फर्म को डिसॉल्व करूं। द डिसॉल्यूशन विल टेक प्लेस फ्रॉम द डेट मेंशन इन द नोटिस, नोटिस में जो डेट लिखी होगी उस दिन से डिसॉल्यूशन माना जाएगा। इफ नो सच डेट इज मेंशन, अगर डेट नहीं लिखी हो तो एज फ्रॉम द डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ द नोटिस, तो जिस दिन नोटिस दिया है उस दिन से डिसॉल्यूशन माना जाएगा। तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने देखा डिसॉल्यूशन कैसे कैसे म्यूचुअल अग्रीमेंट से हो सकता है, इंसॉल्वेंसी ऑफ ऑल द पार्टनर एक्सेप्ट वन, बिजनेस इलीगल हो जाए, या फिर नोटिस ऑफ डिसॉल्यूशन। गाइस बाकी हम लोग कल करेंगे। तो अभी आज हम लोगों ने क्या किया, आज हम लोगों ने देखा कि पार्टनरशिप कब खत्म होती है, तो एडमिशन की वजह से, रिटायरमेंट की वजह से, डेथ की वजह से, या फिर पार्टनर को निकाल दिया जाए। लेकिन बिजनेस कब बंद होता है, 2 तरीके से, कंपलसरी या फिर वॉलेंट्री। आज हम लोगों ने वॉलेंट्री करा है कि सारे पार्टनर्स गरीब चंद हो जाए, इंसॉल्वेंट हो जाए एक्सेप्ट वन, या फिर नोटिस दे दो, या म्यूचुअल कंसेंट हो जाए, या बिजनेस बिकम इलीगल हो जाए। तो गाइस यहाँ तक आज के लिए काफ़ी रखते हैं, बाकी हम लोग कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू।